गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, आप सभी को मेरा नमस्कार। और इससे पहले उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारे लेक्चर देख लिए होंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के। हम लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया था। इंटरफेस के बाद हम लोगों ने जीवन फेज़ के बारे में पढ़ लिया था। जीवन जो फेज़ थी वो हमारे पास इंटरफेस की सब फेज़ में से सबसे बड़ी फेज़ थी। सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली फेज़ कौन सी थी? जीवन फेज़ थी। इंटरफेस पे भी वैसे इंटरफेस तो हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। जैसे 24 घंटे में से 23 घंटा हमारे पास क्या लेती है? इंटरफेस लेती है। उसी प्रकार से जो जीवन फेज़ थी, जीवन फेज़ भी इंटरफेस का सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी फेज़ लेती है? जीवन फेज़। जीवन फेज़ में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? बहुत सारी चीज़ों का डुप्लीकेशन हो रहा था, वहाँ सिंथेसिस हो रहा था, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, आरएनए का हो रहा था। और हमारे पास क्या हो रही थी? डीएनए के लिए वहाँ क्या हो रही थी? रिपेयरिंग हो रही थी डीएनए की, ताकि म्यूटेशन आए उस डीएनए में। इससे पहले उस चीज़ को क्या कर ले हम लोग कि यहाँ सही कर ले जीवन फेज़ में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में? एस फेज़ के बारे में। एस फेज़ है हमारे पास, ऐसे समझो सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन डबल हो जाता है डीएनए, है ना, सिंथेसिस फेज़ में। और सिंथेसिस फेज़ में हमारे पास क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन भी क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। और सिंथेसिस फेज़ में हमारे पास क्या होता है? सेंट्रियोल भी डबल हो जाते हैं। सेंट्रियोल के होते हैं जो सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीज़न का काम करना। ठीक है, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे एस फेज़, एस फेज़ को पोस्ट जीवन फेज़ भी बोलते हैं। पोस्ट जीवन फेज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले आती है जीवन फेज़, फिर आता है एस फेज़, फिर आता है G2 फेज़। ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट जीवन फेज़ बोलते हैं और इसको सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे इवेंट्स सबसे पहले क्या क्या होती है इस चीज़ में। एस फेज़ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? इवेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ देखो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए डुप्लीकेशन। यहाँ डीएनए का सिंथेसिस भी होता है, उसी चीज़ को सिंथेसिस बोलते हैं। रेप्लिकेशन भी होता है, डुप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, सेल की साइटोप्लाज्म में होता है। किसका? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। अब बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारे पास डीएनए के पैक करने में काम आते हैं। डीएनए को पैकिंग करने में काम आते हैं, क्योंकि डीएनए इतना बड़ा होता है और सेल कितनी छोटी होती है। डीएनए की लेंथ होती है हमारे पास 2.2 मीटर। ठीक है, और सेल कितना छोटा रहता है? बहुत छोटा रहता है ना सेल। तो उस छोटे से सेल में हम उस डीएनए को कैसे पैक करेंगे? ठीक है, मतलब कैसे हम उस चीज़ को समेटेंगे एक जगह, इसलिए ये हिस्टोन प्रोटीन जरूरी होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं ना। और हिस्टोन प्रोटीन में जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन होते हैं। इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर अब देखेंगे हम किसके बारे में? सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल के हमारे पास डुप्लीकेशन होता है यहाँ सेंट्रियोल का। एनिमल सेल में पाया जाता है सिर्फ सेंट्रियोल, एनिमल सेल में। जैसे मैंने आपको बोला सेंट्रियोल का काम होता है डिवीजन में हेल्प करना। ठीक है, और ये एनिमल ही में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये एनिमल सेल में पाया जाता है क्या? सेंट्रियोल। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या जीवन फेज में देखेंगे कैसे इवेंट जीवन फेज में होते हैं, क्या इवेंट एस फेज में होते हैं। ठीक है, जैसे जीवन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम है, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है? ये क्या हो रही है? क्रोमेटिड है ना, ये यहाँ क्रोमेटिड डबल हो रही है। ठीक है, यहाँ सिंगल है क्रोमेटिड। तो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ 2 है, एक दो दो क्रोमोसोम, एक और दो क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ देखो नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक दो दो, ये इसमें और इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4, चार हो जाएगी क्रोमेटिड। ठीक है, और अब देखेंगे हम डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट इसमें तो एक दो दो है डीएनए सी, क्या है? डीएनए कंटेंट कितना? 2C है। और यहाँ देखेंगे डीएनए कंटेंट 1 2 3 4, 4C है डीएनए कंटेंट। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4C होता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, तो डीएनए कंटेंट इसमें क्या हो जाता है? डबल हो जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ क्या हो जाता है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो सेम रहेगा, और क्या बोलते हैं उसका नाम? डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, और क्रोमेटिड भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्रोमेटिड डबल हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा। यही है सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में सिर्फ इतना ही है। अब आप देखेंगे हम आगे किसके बारे में? आगे देखेंगे हम G2 फेज के बारे में। ठीक है, कि जीवन और एस फेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही। G2 फेज के बारे में पढ़ेंगे। G2 फेज को क्या बोलते हैं? पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं। पोस्ट सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले G2 फेज से पहले कौन सी फेज थी? सिंथेसिस फेज थी, मतलब एस फेज थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको प्री माइटोटिक फेज ही बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस से जस्ट पहले आती है। अब देखो यहाँ हमारे पास है G1 फेज, एस फेज,
G2 फेज, अब आएगा हमारे पास M फेज। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्या है, प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या आती है, M फेज से जस्ट पहले आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अब हम देखेंगे क्या इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इवेंट्स ना इसमें लगभग वैसे ही होते हैं जैसे G1 फेज में होते हैं। ठीक है, G1 फेज में क्या था, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, RNA का सिंथेसिस हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ भी प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, RNA का भी सिंथेसिस भी होता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, मतलब रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का भी रिज्यूम हो जाता है और RNA का भी रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, मतलब रिज्यूम का मतलब होता है फिर से स्टार्ट होना। जहाँ वो DNA, वो प्रोटीन और RNA का वो था ना, ये फिर से स्टार्ट होती है यहाँ। ठीक है, तो RNA सिंथेसिस एंड रिज्यूम, इसमें क्या होता है, रिज्यूम फिर से स्टार्ट होना और RNA का सिंथेसिस, एक तो पहले से होता है सिंथेसिस, और इसमें कभी कभी हो जाता है कि दोबारा से भी सिंथेसिस हो जाता है यहाँ। ठीक है, और यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस और रिज्यूम होना। ठीक है, दोनों। अब देखेंगे हम ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस आगे पढ़ेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारे पास किस में काम आता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन हम लोगों ने वहाँ देखे थे ना, वो हमारे पास क्या था, सेंट्रोल, उसमें उसके जो सेंट्रोल वाले थे उसमें वो डुप्लीकेट उनमें बनाने में काम आ रहा था। फ्लैजिलम उनको बनाने में क्या आ रहा था, फ्लैजिलम प्रोटीन, और उनके जो हुक उनको बनाने में कुछ कुछ जगह किसका काम आ रहा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ और चीज़ का क्या होता है, यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनली, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि इन चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या, गोल्जी बॉडी, इन तीनों का यहाँ क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। किसमें, G2 फेज में, यहाँ इनका क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे यहाँ सेल है, ठीक है, यहाँ फिर इसको अगर G डबल बनेगा तो यहाँ पहले दो यहाँ दो माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे G2 फेज में, और दो क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, और दो क्या बनेंगे, गोल्जी बॉडी बनेगी। तब जी जाके ये क्या होगी, इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक वो टूटना होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक टूटना होगा, तभी ये दो सेल में टूटेगी, जब इनके बीच में क्या होगा, दो दो चीज़ बनेगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा सेल ऑर्गेनिल का। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम जी नॉट फेज के बारे में। जी नॉट को फेज के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग। जी नॉट फेज एक ऐसी फेज है, लगती तो ये होती तो इनएक्टिव फेज है, लेकिन इस बोलते तो इसको इनएक्टिव फेज है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कैसे होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है। इसको क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं, जी नॉट फेज को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फेज, है ना। फिर ये देखेंगे डिसीजन ऑफ सेल ऑफ पार्टिकल इन सेल साइकिल इज टेकन इन G1 फेज। जितने भी डिसीजन होंगे ना कि ये जी नॉट फेज में जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिसीजन कौन लेता है, G1 फेज लेता है। अब देखेंगे, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, इफ़ अ सेल डिसाइड टू कंटिन्यू विथ सेल साइकिल, अगर सेल साइकिल कंटिन्यू करना चाहेगी। ठीक है, यहाँ देखो ये सेल साइकिल, अगर तो ये कंटिन्यू करना चाहिए तो ये कंटिन्यू करेगी। ठीक है, कंटिन्यू करेगी। इफ़ कंप्लीट द G1 फेज एंड एंटर इनटू द फेज, एंटर इनटू द फेज एंड कंप्लीट सेल साइकिल, तो ये क्या होगी, ये एंटर करेगी किसी और फेज में। जैसे ये अगर तो ये सेल साइकिल करना चाहेगी ना, तो ये सेल साइकिल करना चाहिए। ठीक है, अगर ये डिसाइड करती है कि मैं सेल साइकिल पूरी करूँगी, मैं जी नॉट फेज में नहीं जाऊँगी, तो जैसा चल रहा था किससे, इंटरफेज से एम फेज में, एम फेज से इंटरफेज में, एम फेज से इंटरफेज में, इंटरफेज से एम फेज में, इनका क्या होगा, बिल्कुल साइकिल की तरह ये चलते रहेंगे। ठीक है, अगर ये डिसाइड करेगी कि मुझे सेल साइकिल पूरी करनी है, मुझे जी नॉट फेज में नहीं जाना है। ठीक है, और फिर यही चीज़ है, इफ़ अ सेल डिसाइड टू डिसकंटिन्यू द सेल साइकिल, अगर सेल साइकिल ये डिसाइड करती है कि मुझे सेल साइकिल डिसकंटिन्यू करनी है, मतलब ये सेल साइकिल मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देन इट डज नॉट फिनिश द G1 फेज, ये क्या करेगी, G1 फेज नहीं करेगी कंप्लीट। ठीक है, G1 फेज में ये जाएगी नहीं और कंप्लीट नहीं करेगी। टेक्स एग्जिस्ट टू G1 फेज, ये क्या कर देगी, उस जगह एग्जिस्ट कर देगी, G1 फेज से ये एग्जिस्ट ले लेगी। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एग्जिट का मतलब होता है बाहर चले जाना, एग्जिट कर देना। ठीक है, सस्पेंड द सेल साइकिल, और ये क्या कर देगी, सेल साइकिल को छोड़ देगी। सस्पेंड का मतलब होता है, जैसे ये नहीं बोलते कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर रखा है, ये नहीं कि परमानेंट के लिए छोड़ देगी, लेकिन ये सस्पेंड कर देगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है जी किसमें, जी नॉट फेज में। जी नॉट फेज में तो अगर तो कंटिन्यू करना चाहेगी तो G1 फेज ये कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी तो ये क्या करेगी, G1 फेज को एडजस्ट कर देगी या सस्पेंडेड कर देगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, G1 फेज को, G2 फेज को नहीं, S फेज को नहीं, G1 फेज को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास अ सेल जी नॉट फेज, अ सेल इन जी नॉट फेज, जो सेल होती है जी नॉट फेज में कैसे होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसको इनएक्टिव फेज बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं इसको इनएक्टिव फेज, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेल का डिवाइड नहीं होता या सेल में डिवीजन नहीं होता।
यहाँ इसीलिए ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब इसमें रिएक्शन ही होती है, ठीक है, कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक दोनों रिएक्शन होती है, इसलिए मेटाबॉलिकली तो ये एक्टिव होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बट इट डज नॉट प्लोरीफ्रेट। प्लोरीफ्रेट का मतलब होता है इसमें डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। प्रोलीफ्रेट का मतलब होता है डिवीज़न नहीं होता, उसमें फर्दर डिवीज़न नहीं होता। जैसे सेल साइकिल में डिवीज़न होता है, यहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता जी नॉट फेज में, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो नर्व सेल और हार्ट सेल होती है ना, ये परमानेंटली गोज टू जी नॉट फेज में, ठीक है। जो नर्व सेल जो हमारी दिमाग की सेल और नर्व सेल होती है, और हमारे पास हार्ट की सेल, ठीक है, हमारे पास किसकी, हार्ट की सेल और नर्व सेल, ये परमानेंटली कहाँ चले जाती है, परमानेंटली चले जाती है जी नॉट फेज में। क्यों चले जाती है, क्योंकि ये कभी डिवाइड नहीं करती, इसीलिए कहते हैं कि जो जी नॉट वो जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये सॉफ्टवेयर ऑर्गन होते हैं हमारे पास, वाइटल ऑर्गन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे पास, ब्रेन हो गया हमारे पास और ये हार्ट हो गया। इनमें अगर कभी भी इंजरी आ गई ना, तो मतलब कि आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम कभी ड्राइव करते कुछ भी करते तो हम लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए ये नर्व सेल, क्योंकि ये परमानेंटली चले जाती है जी नॉट फेज में, और अगर परमानेंटली चले जाएगी, अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो फर्दर सेल जब डिवीज़न नहीं होगा तो आदमी का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर और दूसरी चीज़ है मेरे पास लिवर सेल। जो लिवर सेल है ना, लिवर सेल बहुत डिवाइड करती है। लिवर सेल एक ऐसी सेल है जो सबसे ज़्यादा डिवीज़न करती है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक कंडीशन में भी डिवीज़न करती है, जैसे इंजरी, अगर कभी किसी का लिवर ख़राब हो गया ना, कहते हैं अक्सर कि लिवर ख़राब हो गया, ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करके लिवर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उन लोगों का क्या हो जाता है कि जो सेल डिवीज़न करते रहते, सेल डिवीज़न करती है और लिवर सही हो जाता है एक टाइम बाद, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही है, जी नॉट फेज तक ही हम लोगों ने इंटरफेस कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब करेंगे हम स्टार्ट कर से क्या, हमारे पास एम फेज। एम फेज को जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एम फेज के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, फिर पढ़ेंगे हम साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के कितने टाइप पढ़ेंगे हम, जो 4 टाइप के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम आगे आपको और लेक्चरों में।